स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत ने पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त किया है। 2. 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय लगभग 5% था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ना तो एक और ना ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वां स्थान हासिल किया। 2023 में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है और यह नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं और अन्य हितधारकों के लिए एक मूल्यवान बेंचमार्किंग उपकरण के रूप में कार्य करता है। 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय लगभग 0.64% था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मात्रा की दृष्टि से भारत विश्व में औषधि उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। 2. भारत विश्व भर में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो वैश्विक मांग का 20% पूरा करता है। 3. आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत भारत में कुछ जीवन रक्षक दवाओं की कीमत को नियंत्रित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग। भारत विश्व स्तर पर औषधि उत्पादन में मात्रा के आधार पर तीसरे स्थान पर है तथा मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है तथा वैश्विक वैक्सीन मांग का 50% से अधिक तथा अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की 40% आपूर्ति करता है। अतः कथन एक सही है। जेनेरिक दवाइयाँ। भारत विश्व का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है जो वैश्विक मांग का 20% पूरा करता है। अतः कथन 2 सही है। मूल्य निर्धारण दबाव। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण से फार्मा कंपनियों के लाभप्रदाता प्रभावित होती है, जिससे उद्योग के नवाचार प्रोत्साहन में बाधा उत्पन्न होती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सरकारी और निजी क्षेत्र के विश्लेषकों और नीति निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक आर्थिक खातों का एक सेट है। 2. इसे भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 यह सरकार और निजी क्षेत्र के विश्लेषकों, नीति निर्माताओं और निर्णय लेने वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक, सुसंगत और लचीले मैक्रो इकोनॉमिक खातों का एक सेट है। अतः कथन एक सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है। ये 5 संगठन राष्ट्रीय लेखा पर अंतर सचिवालय कार्य समूह का गठन करते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी आयोग द्वारा राष्ट्रीय लेखा के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की देखरेख करने का दायित्व सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया एआई मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत एआई मिशन के अंतर्गत सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई स्तंभ एआई शासन के लिए एक संतुलित प्रौद्योगिकी सक्षम और भारत विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देता है। 2. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंडिया एआई मिशन। भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने के लिए मार्च 2024 में इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की। इस विजन को साकार करने के लिए इंडिया एआई मिशन ने घरेलू एआई पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए 7 प्रमुख स्तंभ लॉन्च किए हैं। इस पहल के अंतर्गत सुरक्षित और विश्वसनीय एआई स्तंभ एआई शासन के लिए एक संतुलित प्रौद्योगिकी सक्षम और भारत विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है। अतः कथन एक सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया एआई स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया एआई मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में एआई के लाभों का लोकतंत्रीकरण करना, एआई में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करना, तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा एआई का नैतिक और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना है। अतः कथन 2 सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वर्ष 1982 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर के 5 छोटे द्वीप देश शामिल है। 2. इसका अपना क्षेत्रीय एजेंडा है और इससे पश्चिमी हिंद महासागर में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा संरचना के डिजाइन और कार्यान्वयन में प्रभावशाली प्रगति की है। 3. वर्ष 2012 में यह MASC कार्यक्रम शुरू करने वाले 4 क्षेत्रीय संगठनों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपरोक्त विवरण से सुमेलित है? A. हिंद महासागर आयोग, B. हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, C. बिम्स्टेक, D. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. हिंद महासागर आयोग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। IOC वर्ष 1982 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित 5 छोटे द्वीप देश शामिल हैं, अर्थात कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन, एक फ्रांसीसी विभाग और सेशल्स। IOC का अपना क्षेत्रीय एजेंडा है तथा उसने पश्चिमी हिंद महासागर में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा संरचना के डिजाइन और कार्यान्वयन में प्रभावशाली प्रगति की है। पिछले कुछ वर्षों में IOC एक सक्रिय और विश्वसनीय क्षेत्रीय अभिनेता के रूप में उभरा है जो पश्चिमी हिंद महासागर कार्य तथा अनेक परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2012 में IOC MASC कार्यक्रम शुरू करने वाले 4 क्षेत्रीय संगठनों में से एक था। अगला प्रश्न है, कानून की उचित प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विधि की उचित प्रक्रिया राज्य द्वारा किसी मामले से संबंधित सभी कानूनी नियमों और सिद्धांतों को लागू करना है ताकि किसी व्यक्ति को प्राप्त सभी कानूनी अधिकारों का सम्मान किया जा सके। 2. IR कोएलो मामले 2007 में उचित प्रक्रिया को न्यायिक रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता दी गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विधि की उचित प्रक्रिया। कानून की उचित प्रक्रिया राज्य द्वारा किसी मामले से संबंधित सभी कानूनी नियमों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग है ताकि किसी व्यक्ति को मिलने वाले सभी कानूनी अधिकारों का सम्मान किया जा सके, अतः कथन एक सही है। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले वाले मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने उचित प्रक्रिया को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी, जिसके अनुसार इन अधिकारों से वंचित करने के लिए कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया को निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होना चाहिए, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 2. राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में 6 महीने तक रहता है तथा प्रत्येक 6 महीने में संसद की मंजूरी से इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 3. राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन के निरस्त होने पर स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है या सत्य हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य किसी राज्य सरकार और इसके विधानसभा को निलंबित करने से है, जिससे राज्य सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। इससे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रपति शासन शुरू में 6 महीने तक रहता है, जिसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून तब तक लागू रहते हैं जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें निरस्त नहीं कर दिया जाता, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? A 12 मार्च 1920, B 2 मई 1930, C 12 मार्च 1930, D 12 मई 1930। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 12 मार्च 1930। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह या नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। 24 दिवसीय यह यात्रा 4 जिलों और 48 गांवों से होकर गुजरी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी के तट पर मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ा तथा ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अपस्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अपस्फीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य गिरावट है जो आमतौर पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा और ऋण की आपूर्ति में संकुचन से जुड़ी होती है। 2. अपस्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति समय के साथ बढ़ती है।
उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।